मसला नहीं है, कोई सिखों का मसला नहीं है, कोई फार्मर्स का भी मसला नहीं है। 26 जनवरी भारत का एक इंपॉर्टेंट दिन होता है भारत के इतिहास का। उस दिन इन्होंने जो खेल खेला था वो कोई भी इंडियन नहीं खेल सकता। ये कोई भी नहीं, जिसने भी ये चीजें की हैं फिर कहते हैं कि जी नहीं फलां झंडा था और ये झंडा था और वो झंडा था, सिखों का झंडा था, खालिस्तान का नहीं था। तो भाई साहब, लाल किले पे फिर कल मुसलमान कहेगा हम भी अपना झंडा लगाते हैं, ईसाई कहेगा हम भी अपना झंडा लगाते हैं। ये किस किस्म की रिवायत को फिर इसको एडवोकेसी कौन कर रही है? राना अय्यूब वॉशिंगटन पोस्ट बीबीसी का खाती है भारत के नाम पे। शर्म आनी चाहिए कि खुद वेस्टर्न स्टाइल में रहती हैं ये अरफा और राना, खुद वेस्टर्न स्टाइल की लाइफ गुजारती हैं, अपने बच्चों को वेस्टर्न स्टाइल लाइफ में बड़ा कर रही हैं, और आम मुसलमानों को, आम लोगों को कह रही हैं मदरसों में पढ़ो। आम मुसलमानों को नीचे जमीन में गाड़ के रखा हुआ इन लोगों ने, क्योंकि जब तक यहाँ का आम मुसलमान, आम सिख इनके हाथों बेवकूफ बनता रहेगा, इनके वारे न्यारे, इनके माल बनते रहेंगे। सारा खेल इन गंदे बदबूदार लोगों का है, चाहे वो कुणाल कामरा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो शशि थरूर हो। ये सब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम इंडियंस के खिलाफ खड़े होकर आ गए हैं, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। आज का हिंदू जाग रहा है, ये इनको कबूल नहीं है। मुसलमान अपनी मस्तियां करता रहे, मुसलमान अपनी गंदगियां फैलाता रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन हिंदू क्यों बीच में खड़ा हो गया है? हिंदू में अवेयरनेस कैसे आ गई है? अरे कुछ शर्म करो, जिस देश का खाते हो उस देश में उसके खिलाफ साजिशें करते हो। ये बेगैरत लोग हैं। शर्म, हया, गैरत छू के नहीं गुजरी इनको। अपने देश के खिलाफ ये जिस किस्म की साजिशें, इंटरनेशनल साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं। अब आप देखें, रिहाना ट्वीट करती है एक, उसका इंटरव्यू लेने के लिए कौन कह रहा है? इंग्लैंड का क्रिकेटर मोंटी पानेसर, 2 टके का नशई आदमी, नशई है ये, 2 टके का, जो खालिस्तानियों को लेके घूमता है और कहता है कि मैं, ये खालिस्तान का इशू है और खालिस्तान। अबे तेरा ताल्लुक क्या है? तूने जिस दिन इंग्लैंड की जर्सी पहन ली थी, तो तेरा इंडिया से क्या ताल्लुक है? हाँ, स्कॉटलैंड के ऊपर बात करना। यहां पे स्कॉटलैंड वाले आजादी मांग रहे हैं, कभी उनके लिए भी बात कर ले। वो रिहाना को कह रहा है कि मुझे इंटरव्यू चाहिए रेडियो पंजाब के लिए। बेगैरत लोग हैं ये। और वो आ गई है मियां खलीफा। अब ये स्टैंडर्ड रह गया है कैरेक्टर में। तो मियां खलीफा का कैरेक्टर मैं कहता हूं कि राना अयूब अरफा खानम से लाख दर्जे बेहतर है, कि वो खुल के तो कर रही है जो कर रही है। वो खुल के कर रही है कि हाँ भाई मैं ये काम कर रही हूं, मैं अपना जिस्म बेचती हूं, मैं ये पोर्नो फिल्में बनाती हूं। ये अपनी रूह बेच रही हैं, आत्मा बेच रही हैं अपनी। ये उससे ज्यादा नंगे लोग हैं ये लोग, जो आज खुल के सामने आ गए हैं। और किसकी दलाली कर रहे हैं? शर्म आती है मुझे कहते हुए। मैं चुप बैठा था, मैं नहीं बोल रहा था। मैं कह रहा था कि नहीं यार चलो, फिर वो मेरे पर एतराज करते हैं कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट प्योरली इंडिया का अंदरूनी मसला है। अब तो नहीं रहा ना अंदरूनी मसला। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो पिटीशन आई है, 1 लाख लोगों ने साइन कर दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस होगा आपका फार्मर्स मसला। क्यों भाई? क्या अंग्रेज आज भी इंडिया का मालिक है क्या? तो फिर मेरे भारत के भी पार्लियामेंटेरियंस आए ना, अपनी पार्लियामेंट में इशू उठाएं कि भाई स्कॉटलैंड को आजादी दो। इंग्लैंड के अंदरूनी मसलों को लेके आए ना आप भी। नॉर्दर्न आयरलैंड के वैक्सीनेशन का मसला चल रहा है, पूरे इंग्लैंड में वैक्सीनेशन हो रही है, नॉर्दर्न आयरलैंड में वैक्सीनेशन के मसले चल रहे हैं। वेल्स का मसला अलग चल रहा है।
ब्रेक्जिट के बाद नॉर्दर्न आयरलैंड का मसला बहुत खराब हो रहा है। बोले ना, फिर इंडियन पार्लियामेंटेरियन भी अपनी पार्लियामेंट में उठाएं आवाज फिर और बात करें। देखें, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, एक जरा गौर से देखिए। ये शायद आपने कई जगहों पे देखी होगी। मैंने जितनी बातें कही हैं उसके पस मंजर में रह के ये चीज जरा देखें, आपकी चीज समझ में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। मैं आज देश के किसानों के सामने इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। होता क्या है? होता ये है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनके पैदावार की सही कीमत उन्हें मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये कब संभव होगा? ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके। मगर ये अच्छा है, किसान के लिए अच्छा है। आज किसान को एक विकल्प देने की जरूरत है, जितना विकल्प दे सके उतना अच्छा है, खराब नहीं है किसान के लिए। आज किसान जब सीजन आता है तो अपना आलू 2 रुपए 1 रुपए किलो में बेचता है, उसके 3 महीने बाद अपना ही आलू भी 30 रुपए और 40 रुपए में खरीदने का मजबूर होता है। ऐसे टमाटर की बात है। अपनी ट्रॉली का डाल खोल के किसान सड़कों के ऊपर अपना आलू गिरने को मजबूर होता है, जो फोटो दिखा रहे थे पंजाब के जो सांसद हैं। ऐसे जो किसानों को जितना विकल्प दें वो उनके लिए बुरा नहीं हो सकता, विकल्प देने की आवश्यकता है। अगर और कोई ये बाध्य नहीं है कि भाई इन्हीं को देना पड़ेगा। अगर मल्टी ब्रांड रिटेल का कोई एफडीआई के अंदर जो स्टोर है वो किसान को ज्यादा भाव देगा, किसान उसको देगा। कि देश का किसान बेवकूफ नहीं है, देश के किसान को मूर्ख ना समझिए। जो किसान को ज्यादा भाव देगा, किसान अपना फसल उसको देगा, किसी और को नहीं देगा। अगर आड़तिया देगा तो आड़तिया को देगा, जिनको आपने किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17%
चाहिए कहीं नहीं, nothing will go in court. 15 से 17%, 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं, यह आप तय कर लीजिए। फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप चाहो कि उन प्रदेशों में जहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं, वहां कैसे आप विरोध कर सकते हैं? ये एक नया नियम पैदा हुआ है, एक नया डेफिनेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को कहेगा मैं तो यहां लागू नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी लागू नहीं करने दूंगा। पिछले चुनाव के पहले किसानों को जितने वादे किए थे उन सारे वादों से भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। सबसे बड़ा वादा इनका था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। मुझे बेहद खुशी है, आज यहां सारी पार्टियां बैठी हैं, सारी पार्टियां कह रही हैं स्वामीनाथन आयोग लागू होना चाहिए। भाजपा ने पिछले चुनाव के पहले बोला था स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग तुरंत लागू किया जाए, किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम दिया जाए, किसानों को भीख नहीं चाहिए। किसान अपना हक मांग रहे हैं, जो खून पसीना बहाते हैं उसका हक मांग रहे हैं। अगर किसानों को उनकी फसल के पूरे दाम मिल गए, किसान दोबारा आपसे अपनी कर्ज माफी कराने के लिए कभी नहीं आएंगे। अपना कर्ज वो खुद कर लेंगे, अपने बच्चे की शादी खुद कर लेंगे, अपनी घर में कोई बीमार होगा खुद कर लेंगे। आज किसानों को इसलिए हाथ फैलाना पड़ता है, इसलिए सरकारों के पास आना पड़ता है, क्योंकि उनको अपनी खून पसीने की पूरी कमाई नहीं मिलती। दोस्तों, तो हलफनामा वापस लो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, और नहीं तो ये जितने किसान आए हैं 2019 के अंदर कयामत ढा देंगे पूरे देश के अंदर तुम्हारे खिलाफ। ये भी पूछ रही हैं, पब्लिकली पूछ रही हैं, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, और यही इन दलों की सच्चाई है। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। किसान से झूठे वायदे करने वाले सत्ता में आते रहो, झूठे वादे करते रहो, मलाई खाते रहो,
यही इन लोगों का काम रहा है। मैं अब आपसे कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है, बिना सिर पर बोला जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। मसला सिंपल सा इतना है कि भारत का जो पोटेंशियल है, भारत का जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, वैदिक हेरिटेज ले लें, एजुकेशन वाइज ले लें, विस्डम वाइज ले लें, जो ये सनातन का जो पूरा सिस्टम है, वो अगर पूरी दुनिया में आ गया ना, तो कैपिटलिस्टों की मैया मर जाएगी। क्योंकि लेफ्ट और कैपिटलिस्ट को अब आप अलग नहीं कर सकते, सेम है। फेसबुक का मालिक बिलियनर है लेकिन लेफ्ट है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, आप कोई भी उठा कर देख लें बिलियनर्स को, ये सब लेफ्ट के हैं। आज का लेफ्ट राइट वाला हिसाब चेंज हो गया है। जो गरीबों की, ह्यूमैनिटी की और आम आदमी की ज़रूरियात की बात करता है, वो पहले लेफ्ट होता था, आज मोदी है। आज मोदी जी वो काम कर रहे हैं, लेकिन